नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। साथ में है सिद्धार्थ जरावी। क्या हाल चाल बहुत सिद्धार्थ? धन्यवाद। क्या हाल चाल, कैसे बहुत हैं? बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया। फील्ड फर्स्ट में था, क्लास। वापस आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर से कुछ दिन का साथ है, हाँ। जब तक फील्ड पे नहीं जाता हूँ। खर्चा पानी चलता रहेगा। खर्चा पानी चलता रहेगा अनवरत, बिना किसी रुकावट के। तो खर्चा पानी में हम आज 2-3 खबरें जो डिस्कस करेंगे उनका एक ब्रीफ दे देते हैं आपको। उन खबरों पर सिद्धार्थ से डिस्कशन होगा। जो मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब के कार्ड पर आरबीआई ने एक समय बैन लगाया था, उस पर एक प्रतिक्रिया आई है यूएस से, जिसको कहा जा रहा है कि शायद ये यूएस गवर्नमेंट की भी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि बड़े अधिकारियों की प्रतिक्रिया है। उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे हम उसके बाद बातचीत करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स की, कि ये रैंकिंग अब वर्ल्ड बैंक ने क्यों स्क्रैप कर दी है, इस पर क्या जांच हो रही है, किन आरोपों के तहत जांच हो रही है, किस देश ने क्या खेल किया। और आखिर में हम बात करेंगे आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर कोविड के दौरान क्या कहा है। सिद्धार्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे बैन ऑन मास्टर कार्ड्स। आरबीआई ने एक नियम लाया था, आरबीआई एक नियम लेकर आई थी कि जो भी कार्ड इशूअर्स हैं उनको सारा डेटा जो है वो लोकली स्टोर करना होगा, और सारे कार्ड इशूअर्स को ये मानना ज़रूरी था, मैंडेट था ये। मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब जैसे कार्ड जो हैं, इन्होंने इसको मतलब इससे कंप्लाई नहीं किया इन नियमों से। और जाहिर सी बात है, आरबीआई ने कह दिया कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। जो एग्जिस्टिंग है दे विल रन एज सच, बट नए कार्ड ग्राहक नहीं आएंगे। लोकल डेटा स्टोरेज था, इस पर हमने पहले भी बातचीत की हुई है, लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी लंबे समय की बहस है। अब इसको लेकर यूएस के एक सीनियर ट्रेड ऑफिशियल हैं जिनका नाम है ब्रेंडन लिंच, जो डिप्टी असिस्टेंट है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के। उनका एक ईमेल, मैं बिजनेस टुडे की स्टोरी ही कोट कर रहा हूँ, और उन्होंने एक ईमेल में लिखा है, और इस कार्ड बैन को इंडियन अथॉरिटी द्वारा ड्रैकोनियन कहा है। उस ईमेल में जो आया है, उस ईमेल की बातचीत सामने आई है जो, और जहाँ तक ये पढ़ के लग रहा है कि क्या इसको ईज आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी बातें हो रही हैं। और इस प्रतिक्रिया को किस तौर पे देखना चाहिए, जैसा मास्टर कार्ड जैसा एक बड़ी यूनिट अगर इंडिया में ब्लॉकेड सामना कर रही है, एमएक्स है, फिर डायनर्स क्लब है ही साथ में, तो एक बड़ी पिक्चर क्या है, पहले मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल, इस ब्लॉकेड को क्या अथॉरिटीज़ ईज आउट करेंगी? चलिए, पहला सवाल देखिए, अंग्रेजी जानने वाले कोई भी शब्द लिख लें, ड्रैकोनियन लिख लें और डेलिबरेट लिख लें, बट ये तो जरूरी नहीं है कि हर अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा की बात को माना जाए या वो सत्य है। सरासर इंटरफेरेंस और जो अमेरिकन ट्रेड का एक गरूर जो है, घमंड है, ये उसका प्रतीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल मास्टर कार्ड पे इस प्रकार के संकोच लगाए, ऐसे नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसको नए कार्ड इशुएंस पे रोका आरबीआई ने। क्यों रोका? क्यों? उसने कहा कि आप अपना बैकएंड आईटी का ठीक करिए। वो उस कंपनी और आरबीआई के बीच की बात है। बोला, कंपनी ने कंप्लाई किया, कोई तूम तड़ाम शोर शराबा नहीं मचा। अमेरिकन ट्रेड ऑफिशियल्स ने मास्टर कार्ड को लेके जो बैन है इसको गलत इंटरप्रेट किया, और उसके पीछे दो कारण हैं। और ये आज नहीं, मैं इसको 23, 24, 25 साल से देख रहा हूँ। एनरॉन का अगर नाम हमारे दर्शकों को ध्यान में हो, कई आपके दर्शक तो शायद उस समय पैदा भी नहीं होंगे। तो एनरॉन जैसी एक कंपनी थी, और जब एनरॉन भारत में आती थी तो अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया था कि जी एनरॉन मैंने अमेरिकन ट्रेड और कैपिटलिज्म और इन्वेस्टमेंट का एक प्रतीक है। हुआ क्या निकला एनरॉन में? उस समय का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला, सबसे बड़ा, दुनिया हिल गई। और ये पहले घोटाले नहीं, और घोटाले अमेरिका में फाइनेंशियल घोटालों की तो क्रमशः संख्या लगी रहती है। तो ये एक फितूर है जो ये नहीं समझना चाह रहा है कि रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगर भारत में आप बिजनेस कर रहे हो, भारत के कस्टमर का दूसरे कस्टमर से ट्रांजैक्शन एनेबल कर रहे हो। पहला ये समझिए, मास्टर कार्ड इंडिया में बैंक नहीं है, डायनर बैंक नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस उस प्रकार से नहीं चलते न तो वीजा है। ये लोकल बैंक्स, इंडिया के बैंक्स, उनके साथ टाई अप करके क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। और क्यों? क्योंकि क्रेडिट को किसी ने एक प्रकार से पेमेंट नेटवर्क होनी चाहिए, गारंटर टाइप है एक प्रकार से। मैं इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहा हूं, और दुनिया भर में चलते हैं। तो उस मामले में बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इज्जतदार कंपनीज हैं, हमारे देश में आज नहीं दशकों से काम कर रहे हैं। आरबीआई मात्र ये कह रहा है कि भारत के लोगों का डेटा भारत में रहे।
तो ये विषय तो फेसबुक को लेके भी उठ रहा है। फेसबुक के लिए अमेरिका में शासन के लोग खुद कहते हैं कि आपका डेटा अमेरिका में सेफ रहना चाहिए, तो फेसबुक का डेटा आउटसोर्स कर दो पाकिस्तान को, उस पे आपको नहीं बोलते हो। रिजर्व बैंक कह रहा है कि भैया इंडिया का डेटा इंडिया में सिक्योर रखो, बाकी आप कहीं रखो। आकर टुडे डेटा इज आवर आइडेंटिटी। हम सोशल पे अमेरिकन कंपनीज के साथ करते हैं, और ये वहां भी नहीं, बहुत कंट्रीज में ये विषय उठा है। यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा एंटी ट्रस्ट और कॉम्पिटिटिव को लेके अलग अलग प्रकार के केस चलते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो ईमेल्स बाहर आई हैं, ये उन ट्रेड अफसरों की, कोई बहुत सीनियर व्यक्ति नहीं, और मैं ये नहीं मानूंगा कि ये अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड है नेशनल लेवल पे। यानी अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस पे कोई बयान नहीं दिया, परंतु अमेरिकन ट्रेड क्या है, बहुत तेज है। हमारे देश के ट्रेड की तरह नहीं है। यहां हम स्पेशलाइज करते हैं कई बारी कि अपनी ही कंपनी को ठांस दो, उसको एकदम बोरिया बिस्तर बंद करवा दो, क्योंकि हमारे यहाँ डीएनए है, कंपनी निकाल दी तो आप चुनाव जीत जाओगे। अब मैं उसका विवरण, अगेन कई दर्शक हमारे पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनके माता पिता के घटना होगा, IBM, कोका कोला, याद है ना आपको? जी 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 जी। तो वो एक पूरी राजनीति की लहर बन गई, निकाल दिया। नौकरी कौन दे रहा है? सरकार कितनी नौकरियां ऐड कर रही है? तो अमेरिकन ट्रेड ऑफिशियल्स खासकर, और बाकी विभाग भी, वो अपने लोग और अपनी कंपनियों और अपनी एम्प्लॉयमेंट के प्रति जबरदस्त सजग है। दे गो अराउंड द एंटायर वर्ल्ड एक डंडा लेके कि भैया मेरी कंपनी को छेड़ नहीं सकते हो। जब आपको याद होगा, भारत देश में कई वर्ष पहले एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लाइसेंस कैंसिल की गई टेलीकॉम में, तो रूस के एम्बेसडर थे संस्कृत के महाविद्यान, अब उनका देहांत हो गया, स्वर्गीय कदाकन जी। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला कि दिस इज रशियाज $1 बिलियन ऑफ मनी, यू थिंक वी विल फॉरगेट इट इजली। मेरा लगभग 25 साल का अनुभव है इकोनॉमिक पॉलिसी रिपोर्टिंग का, मैंने आज तक एक भारतीय टाइप अफसर से इस टाइप की भाषा नहीं सुनी है। मैं इसको सही गलत के मामले में नहीं पढ़ रहा हूं, बट अमेरिकन्स अपनी कंपनीज, अपने ब्रांड्स, अपने आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत बिलीव करते हैं। और मुझे ये बात भी याद आ रही है, इसी साल की शुरुआत में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएस में, तो USTR की कई सारी रिपोर्ट्स आई थी। USTR यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई सारी मीटिंग्स में कई सारे मिनट सामने आए थे। मुझे याद है लाइव मिनट की खबर थी। आपको पता है, काट रहा हूं, USTR को कुछ सर्कल्स में क्या कहा जाता है? क्या उसको कहा जाता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू इंपीरियलिस्टिक ऑर्डर। किन सर्कल्स में कहा जाता है, अब ये बताइए। ये सर्कल्स हैं, आइडियोलॉजिकल सर्कल्स हैं। ओके। आप और मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल जानकारी दे रहे हैं, बट इनको एक प्रकार से जो ग्लोबल एंटी ट्रेड एक मूवमेंट है, आप जानते हो यूएस में भी बहुत है, हर G20 कॉन्फ्रेंस के बाहर जो धरना प्रदर्शन जबरदस्त करते हैं, ये उस एक उसमें है, उसमें एंतिफदा भी जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं वो सब प्रकार के इश्यूज पे जो है ना, वो रेगुलर डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, उनको भी कुछ करने के लिए चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में यूएस इज एक्सपेंशनिस्ट एंड वी आर द मार्केट, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमारे साथ ये तेल में भी होता है, बट तेल का खेल गल्फ के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। मैंने आपकी बात काटी थी, प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे थे, क्योंकि वो उस मीटिंग के मिनट्स भी सामने आए थे लाइव मिनट की। मुझे जहां तक याद आ रहा खबर है, वो मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट द पब्लिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उन्होंने कहा था कि द करंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बिजनेस अभी को बढ़ावा, जो ट्रेड है, यूएस और इंडिया का ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं पा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा नहीं है। भारत मूल के जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उस पर कई अंकुश क्यों लगते हैं अमेरिका में जाने में? क्या हमारे किसान को वहाँ के मार्केट की एक्सेस फ्री में नहीं चाहिए? खुली एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ कहीं से भी जो आम है, इतनी वैरायटीज हैं, सैकड़ों वैरायटीज हैं हमारे भारत देश में, वो क्यों नहीं जा रही हैं सारी की सारी अमेरिका? बताइए ना। हमने तो हार्ली डेविडसन को बंद नहीं करवाया। देश की बात कर रहा हूं मैं, और मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ऑब्वियसली, पर मैं एक नागरिक के नाते बोल रहा हूं। जो आप इकोनॉमिक पॉलिसी का विश्लेषण करिए, मनमोहन सिंह की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार हो, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, एक आपको कंटिन्यूटी मिलेगी ट्रेड को लेके, दैट वी हैव कॉन्स्टेंटली ओपनड अप। उस समय का IBM निकालो, कोका कोला को देश से बाहर निकालो, 92 से लगाया, 30 वर्ष हो गए। आप खुद इस बात का करिए
कि छोटे मोटे बातें हो सकती हैं, बट अगर आप ब्रॉड फ्रॉड में देखें तो हमने कभी रिवर्सल्स किए हैं? नहीं। हमने कंपनियों को बाहर निकाला है? नहीं। हमने उठा के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जेल अनावश्यक रूप से डाला है? नहीं। वी हैव प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एज अ कंट्री। पॉलिटिक्स को आप अलग तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि अमेरिका को भारत की रियलिटी भी समझनी चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है, लोग अलग प्रकार के हैं और आवश्यकताएं और जरूरतें भी अलग। एंड ऑफन पॉलिटिक्स एंड बिजनेसेस आर इंटरट्वाइंड इन इंडिया और बहुत प्रेशर रहता है बिजनेस पे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। मतलब वो बात मैं कई बार उद्योगपतियों से कहता हूँ, आप मुझे बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, एक बार कैमरा पे बोल दो। बोलते हैं भाई साहब क्यों, जो धंधा है दुकान बंद हो जाएगी। तो ये तो खैर अलग बात है। बहरहाल इस खबर अगली खबर पे चले। मुझे यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि सिद्धार्थ दर्शकों को ये बताना चाहिए कि डाटा स्टोरेज पॉलिसी जो जिसके लिए कहा था कि आरबीआई ने कि साहब जितना भारतीयों का डाटा है यहाँ पर देश के अंदर रखिए और बाहर प्रोसेस करो, लेकिन 24 घंटे में अपने सर्वर से डिलीट कर दो। करेक्ट, ये कहा था। और यहीं पर अथॉरिटीज को इंडिया का डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी मैं आपको एक बात छोटी इसको डेटा स्टोरेज को एक सिंपल तरीके से 10 सेकंड में बताता हूं। एकदम हमारे बहुत सारे साथी और युवा बीपीओज में काम करते हैं। आप किसी भी युवा से पूछिए बीपीओ का कि जब वो अमेरिकन्स के डेटा का अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा होता है तो क्या वो डेटा इंडिया में आता है? ये मैंने भी सुना है कुछ लोगों से, ये इस बारे में मैं भी बता सकता हूँ। कुछ लोगों ने लगभग मिश्रित ही प्रतिक्रिया दी है। और मैं भी इसमें ये बात साफ करना चाहता हूँ कि इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एक बहुत लंबी बहस होती रही है। और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर मतलब कहीं ना कहीं लगाए तो आधार कार्ड का नंबर ही लीक हो गया बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल, फेसबुक, सब चीजों पे इशू अप्लाई। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी वो कंपनियां जो बार बार भाग रही हैं, बार बार सवाल उठा रही हैं, बार बार डिबेट में उतर रही हैं, उन कंपनियों को, सवाल उठाने वालों को, सबको, सरकार को इस निगाह से देखना चाहिए कि लॉ मजबूत होंगे, तरीके मजबूत होंगे तो लोगों के सवालों का निराकरण भी किया जा सकेगा। हम अगली खबर पे चलते हैं सिद्धार्थ। अगली खबर है वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई और एक 4 शब्द हैं जो काफ़ी चलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रिपोर्ट आती थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी करता था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और मुझे उसकी वेबसाइट है doingbusiness.org ना, बड़ी उसकी कैची वेबसाइट का यूज़र नेम है doingbusiness.org। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कई देश के कई सारे प्रदेश भी हर साल अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रिपोर्ट जो है अब नहीं ओपन करेंगे, अब वो रिपोर्ट नहीं आएगी, वो स्क्रैप हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेटा के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं। अभी तक मैं बता दूं इसमें इंडिया का नाम नहीं आया है, सबसे पहला नाम जो आया है चाइना का आया है। मैं ब्रीफर दे दूं, उसके बाद खबर पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। 18 और 2020 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया है कि यहाँ पर डेटा से छेड़छाड़ की गई कि ताकि चाइना की जो पोजीशन है उसको ऊपर किया जा सके। मैं कई जगहों पे पढ़ रहा था, इंडिया की पोजीशन 17 में 100 नंबर पे थी, इट वाज 100 इन 2018 इट वाज 77 एंड 2019 इट वाज 63 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब ये सामने आया तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब साहब जांच होगी और तब तक ये रिपोर्ट सामने आएगी नहीं। वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब इतना बड़ा रैंकिंग सिस्टम स्क्रैप होने का मतलब क्या होगा आगे। देखिए, पहले तो इस खबर से ये विश्वास होता है कि कई लोग जो हमारी राजनीति में और समाज में कई बार ही कहते हैं ना कि घोटाले जी मतलब इंडिया में ही होते हैं, तो पहले पता लग गया भैया घोटाले हर जगह होते हैं। वर्ल्ड बैंक में भी घोटाला हो गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को लेके। और घोटाला क्या है? अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करने से आप अपने कंट्री एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक ब्रांड जो आपका बना हुआ है उस पर बड़ा एक है। और आप ये जानते हैं कि बीजेपी की पहली सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा असर डाला और बहुत फोकस किया गया, टॉप मोस्ट लेवल्स पे रैंकिंग इंप्रूव हुई है और उससे डोमेस्टिक बिजनेस को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। बहरहाल ये खबर इंडिया से किसी भी प्रकार से जुड़ी नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइना से वायरस भी आया, अब चाइना से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी एक प्रकार से वायरस इंजेक्ट हो गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक पे बहुत बड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर एक कंट्री ने मैनिपुलेट किया तो आप सबकी रैंकिंग क्यों डाउन कर रहे हो? क्या आप चाइना के दबाव में आ रहे हो? और इस पे मुझे एक और संदर्भ आया, हालांकि वो इससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है, पर आपको ध्यान होगा जब कोविड के ओरिजिन को लेके भी डिबेट हुआ तो उस टाइम साइंटिस्ट पे दबाव आए।
कुछ पब्लिकेशंस पे दबाव आए, तो चाइना का एक बहुत बड़ा दबाव है। यहां तक कि हॉलीवुड की मूवी में चाइना के बारे में कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना आ जाए, उस पे दबाव है, क्योंकि ये बहुत बड़े एक पैसे का एक प्रकार से हम कह सकते हैं खेल है। सॉरी, कोविड वाला तो बड़ा मजेदार था, क्योंकि कोविड वाले समय तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग खींच ली थी, तो चाइना ने फंड किया और उसके बाद डब्ल्यूएचओ का स्टैंड बदल गया। कई पब्लिकेशन मैंने खबर पड़ी कि डब्ल्यूएचओ का फंडिंग के बाद चाइना से फंडिंग मिलते ही स्टैंड बदल गया पूरा कोविड और ये वायरस। आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई दर्शकों को कि ट्रंप साहब ने, चाहे उनको वहाँ के लोगों ने बदल दिया, जो भी है वो उनका निर्णय है, हमारा क्या, हम तो बाहर से देख रहे हैं। बट ये जरूर आपने एक अच्छा बताया कि ट्रंप साहब ने तो जो ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सबकी सब बाय द वे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में ही हेडक्वार्टर्ड हैं, आप उनको अमेरिकन ही कह सकते हैं। और ये जो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर फैशन किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ये उनकी प्लानिंग थी कि ऐसी संस्थाएं सारी हमारे पास रहें। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान उठता है, क्योंकि अगर जिस कंट्री पे अगर एक्यूजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चाइना ने किया है, मुझे तथ्य नहीं पता, मैं कह रहा हूं एक्यूजेशन है, तो वेरी सिंपल, आप उनको एक्सक्लूड करिए, बाकियों के साथ चलते रहने दीजिए। एक लाइन में से जंप करता है, पूरी लाइन स्क्रैप कर देते हो। कोई टिकट करने के लिए बाहर निकलता है, कोई किसी चीज में लाइन तोड़ता है, कोई रेड लाइट जंप करता है, तो क्या रेड लाइट बंद कर देते हैं? तो ये तो वही वाली बात हो गई। और क्यों किया ये वर्ल्ड बैंक ने, ये बड़ा सवाल है। और अगर मान लीजिए, भगवान बचाए, हम तो करेंगे नहीं, मैं मानता हूं एट अ पॉलिसी लेवल हम और हमारे जो ग्लोबल हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भारत बहुत एक अच्छे से, और ये हमारा बहुत रिकॉर्ड अच्छा चला आ रहा है। मान लीजिए अगर इंडिया पे कोई एलिगेशन लगती, तब ये क्या करते? बट वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, मतलब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एवरी कंट्री हुज पार्ट ऑफ दैट रैंकिंग सिस्टम, मुझे लगता है। मैंने इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले रिपोर्ट को कुछ नहीं तो 12-13 साल से देखा है, इसकी स्टोरीज की हैं, मेरे साथ जो साथी थे, मैंने अखबार में रहते हुए की है, दूसरी चैनल्स में मैंने इस खबर को देखा है, डिबेट में पार्टिसिपेट हुआ हूँ, एक कार्यक्रम कुछ साल पहले हुआ था, वहाँ मैंने देखा है। मैं तो कहता हूँ कि जितना इस पे, क्योंकि बहुत सारी कागजी इम्प्रूवमेंट्स थी हमारे यहाँ, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो मान लीजिए कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, मल्टीपल परमिशंस चाहिए, हमने वो चेंज किया। हमें रैंकिंग से क्या लेना देना करके, भारत में तो पैसा वैसे ही आ रहा है, तो क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं सवाल उठा रहा हूं क्योंकि खबर चाइना से रिलेटेड है। कल को हो सकता है 1 महीने बाद आपको मुझे कोई और टॉपिक डिस्कस करना पड़े इसी के संदर्भ, या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का एक ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कई सारे देश इस पर सामने आए। बट फंडामेंटली मेरे इस सवाल का कोई जवाब दे, इट इज अ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबली। सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड के लिए मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप बाय अ चार्टर। तो भाई साहब, एक के लिए आपने क्यों एक्सक्लूजन किया, इस सवाल का मुझे जवाब नहीं है। चलिए ये बताइए, लेकिन सिद्धार्थ, अगर ये रैंकिंग सिस्टम स्क्रैप हो रही है, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? कोई खास विशेष प्रभाव नहीं है। देखिए, जो भी कोई इन्वेस्टर आता है, ये कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि बहुत बड़ा आपको नया रियल एस्टेट डेवलपर फर्स्ट क्लास एड निकालता है कि जी ये है, आपके पास स्विमिंग पूल भी है, फलान है, ढिमकान है। मेन चीज क्या होती है घर की? अफोर्डेबिलिटी। दूसरा, जगह कितनी है भाई साहब अंदर, सुपर एरिया कारपेट एरिया में फर्क क्या है, किचन ठीक है क्या, मेरी माता जी के लिए पूजा रूम बना पाऊंगा क्या, आप इन चीज़ों पे घर खरीदते हो। बाकी तो एम्बेलिशमेंट्स होती हैं। कई लोग कहते हैं ना, ओनली 4 किलोमीटर्स फ्रॉम 100 एकड़ पार्क, तो क्या रोज पैदल थोड़ी जाएंगे पार्क में रहने? तो ये वैसी चीज है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक प्रकार से आपके ब्रांड को इंप्रूव करता है। नई आई रैंकिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी इंडिया को, ये मैं बिल्कुल आपको। और भी किसी दूसरी कंट्रीज में ट्रेड रिलेशन कोई मतलब नहीं है इसका। ये तो वैसी चीज वही है ना कि इधर आपके थोड़ा वो तमगा टाइप है, नहीं भी है तो आप हो ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रही है तभी तक अच्छा है, वापस गिरी रैंकिंग तो गिरी, तब देखिए, तब किरकिरी होगी। ये बहुत आपने अच्छी बात कही। और मैं, आप अगर देखेंगे, अगेन डिफरेंट पॉइंट है, अभी जो इंडिया ने वोडाफोन को लेकर जो एक आर्बिट्रेशन अवार्ड इंटरनेशनल लाया था, उसमें पहले ये बात हुई थी, और मैं जानता हूं कुछ अफसरों ने ये राय दी थी कि नहीं हमें इस पे लड़ना चाहिए, सॉवरेन का ये वो। सरकार ने ये तय किया कि पैसे देके सेटल करें, उन पे भी कंडीशंस डाली। मैं मानता हूं सबसे बड़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ये इंडिकेशन है, जो डिजिटलाइजेशन हुई है सरकारी प्रोसीजर्स में, वो बहुत बड़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संकेत है। और जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है भारत सरकार अब हर कोई अपनी परचेज एक वेबसाइट के द्वारा करती है। उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी, पहले तो टेंडर के
कागज के लिए करप्शन होता था भाई साहब। ये मैं सरकार बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये फैक्ट है। डिजिटलाइजेशन जिसने की वो तो चलती रहेगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रैक्टिकल है, जो चीज आप और मैं महसूस कर सकें उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहेंगे। कागज पे हुआ है तो हमें क्या। और रेट्रोस्पेक्टिव ट्रैक्स हो गया या आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये सब किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी चीजें नहीं है। मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है। और आर्बिट्रेशन एक तो अच्छे ट्रेड रिलेशन के लिए अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो उसको आप कोई भी सरकार कोई भी फर्म अगर सेटल करती है एंड दे मूव फॉरवर्ड फॉर डूइंग बिजनेस अगेन टुगेदर कि साहब ये सेटल किया गया, आगे काम करते हैं हम। अभी सिद्धांत एक बड़ी लड़ाई चल रही है दो बड़े कंपनीज के बीच में। अमेजन की लड़ाई चल रही है फ्यूचर ग्रुप से, जो इंडिया के, और उसमें आप देखिए हमारे लीगल सिस्टम को लेके। देखो हमारे यहाँ कई बार ये जरूर है कि देर से जस्टिस आती है, समय लगता है, तारीख पे तारीख लगती है, बट आती जरूर है, सुनवाई होती है। दैट वाज अ गुड केस एक्चुअली। चाइना के लीगल सिस्टम से कंपेयर करिए इंडिया का सिस्टम, मतलब हर चीज बुरी नहीं है अपने यहाँ पे, हमें निराश भी नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है आरबीआई की एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई। आरबीआई ने कहा है कि इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनको थोड़ा झटका लगा है, खासकर पैंडेमिक के दरमियान। मैं ये खबर आई है इंडियन एक्सप्रेस में, और मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता दूँ, फैक्ट्स जो नंबर्स आए हैं कि 2020 से 21 के दौरान सिर्फ 220 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए देश में, और 2019 से 20 के दरमियान 1,75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए थे, और जबकि वो 20 से 21 के दरमियान 75,558 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए थे। प्रोजेक्ट्स की पिचिंग भी गिरी है और प्रोजेक्ट्स के साइज़ भी गिरे हैं कि तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके साथ ही आरबीआई एक अलग रिपोर्ट में कहती है कि पैंडेमिक के बाद वो एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देख रही है इकॉनमी में। तो सिद्धार्थ, वी आर बैडली हिट बाय पैंडेमिक इज श्योर, और कोई भी इकॉनमी हिट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आगे का रास्ता कैसे देखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल से आ रहा है, हम कितने भी दावे सुन लें। देखिए पहले इस डेटा में से एक पॉइंट जो समझना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2020 से 6 महीने जो निकले उसमें न्यू प्रोजेक्ट जीरो आए, यानी वो पेंडेमिक और कोविड का उस टाइम जो स्केयर था वो पीक था। ये स्वाभाविक है, हाँ, उस टाइम सब बंद था। अब आपने बड़ा सवाल उठाया कि आरबीआई क्या कह रहा है। आरबीआई बेसिकली आपको बड़े सिंपल तरीके से अगर कहें तो वो ये कह रहा है कि नए निवेश, नए प्रोजेक्ट, नए फैक्ट्री और इस टाइप के जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, हवाई नहीं पुलाव, जो ज़मीनी हकीकत है उसको लेके, और जो बैंक उसके लिए पैसा देते हैं, इन दो चीज़ों से नया प्रोजेक्ट कोई उद्योग लाता है, कई बारी सरकार भी लाती है। सड़कों में तो आप जानते हैं सरकार ही निर्माण कर रही है, रेलवेज़ में भी सारी सरकार ही निर्माण कर रही है, बट एविएशन में प्राइवेट सेक्टर लीड कर रहा है। एयर इंडिया के पास केवल सड़कों पे भी अब तो एक्सप्रेसवे वगैरह लीज आउट होता है, बट दी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया एनएचएआई। एविएशन में आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया को बेचने की कवायद चल रही है। अगर एयर इंडिया बिक गई तो एक प्रकार से भारत सरकार सिविल एविएशन में नहीं होगी, बट रेलवेज में फुल्ली इन्वेस्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट और लोन, बिना पैसे के कोई उद्योगपति फैक्ट्री नहीं लगा सकता, कारोबार नहीं चल सकता, और जब तक लोन सैंक्शन ना हो तब तक एम्प्लॉयज़ नहीं हायर होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, और आपके शो पे आपके साथी के साथ भी मैंने ये कहा, आपके साथ पहली बार यहाँ बैठा हूँ, कि इस सारे डेटा का कोई मायना नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट की सारी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोई मायने नहीं है जब तक ग्रोथ ऑफ जॉब्स इन इंडिया ना हो, जिसे गोजी हम कहेंगे। जब तक ग्रोथ ऑफ जॉब्स नहीं होगी ये सब बेमाने हैं। तो इसका जो आपने इम्पैक्ट समझना चाह रहे हो, मेन आता है जॉब ग्रोथ पे। नई नौकरी और बढ़ी हुई तनख्वाह पे नौकरी तभी मिलती है जब एक एम्प्लॉय को उसकी ट्रेड और उसकी स्किल और उसकी जो पकड़ है उसको लेके कोई और नया निवेशक आता है, कहता है यार ये बहुत बढ़िया आदमी है, ले लो, ठीक है, और वो कम हो जाता है। अब क्या ये केवल पेंडेमिक के कारण हुआ? नहीं। जैसे ट्रेन को रोकने में 2-3 किलोमीटर का ट्रैक चाहिए क्लियर, तभी जाके वो स्लो हो पाती है, एकदम से ब्रेक नहीं लगती, और लग गई ब्रेक तो वो डिरेल हो जाती है। हमारी इकॉनमी के साथ क्या हुआ कि ब्रेक पहले से लगना शुरू हो गई।
पहला ब्रेक था डिमोनेटाइजेशन का, दूसरा ब्रेक था जीएसटी का, फिर थोड़ी थोड़ी और ब्रेक लगी। रेरा आया तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर पे ब्रेक लग गई, ठीक है, और एक दो चीजें और इस प्रकार की हुई जिससे सेक्टर स्पेसिफिक, मतलब एक ही डिब्बे पे असर आया। पर जब पैंडेमिक आया तो वो पटरी मतलब पुल बह गया, पुल बह गया, जैसे कैसे ट्रेन रोक दी गई, ट्रेन बही नहीं। ये भी एक सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है बड़ी बात, ट्रेन बह गई तो ज्यादा ही नुकसान है, जान चली जाएगी ना। तो ये वो स्थिति हुई है। अब हम वापस आ रहे हैं, ट्रैक लग रहा है, ठीक है, सरकार भी ध्यान दे रही है और गाड़ी भी हल्के हल्के से पेस पिकअप कर रही है। आखिरी बात जो मैं कहूंगा कि जॉब्स वाली, जॉब्स के साथ जो जॉब ग्रोथ तभी होगी जब ट्रेन स्टेशन पे सही समय पे पहुंचेगी, लोग वहां पे ट्रेन चढ़ने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हुए हैं, उत्सुक हैं, कोई बीच में वायरस पेंडेमिक कुछ ना हो गए और फिर से तीसरी वेव चौथी वेव भगवान बचाए, और सरकार अब कोई शॉक ना दे। और मैं बड़ी बात एक आपको कहूँ कि जो पिछले दिनों में कई सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो इस शो का नहीं है, मुझे सबसे बड़ी जो उसमें से अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि कोई फिर से शॉक ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है इकोनॉमी को। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं दी जा रही है। सिद्धार्थ, आखिरी मैं 2 पॉइंट में पूछना चाहूँगा। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट की बात हो रही है आरबीआई की रिपोर्ट में, एक कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डर ने प्रोजेक्ट खड़ा किया, उसने 100 लोगों को, इनफॉर्मल सेक्टर के 100 लोगों को काम दिया, उसके यहाँ रोजगार, गारा, सीमेंट, बालू उठाने वाला भी आया, जोड़ाई करने वाला मिस्त्री भी आया, पेंटर आया, आयरन स्टील कंपनियों को भी काम मिला, ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी जॉब मिलती है इससे। ये पूरा सेटअप दुरुस्त कैसे हो? ठीक है, सरकार शॉक न दे, पेंडेमिक न आए, तीसरी लहर न आए, जान बचे, बहुत अच्छा। सरकार क्या करे? 2 पॉइंट अगर आपको केंद्र सरकार को सुझाने हो कि साहब ये काम कर दो, लोगों को 4 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी, आप क्या सुझाएंगे अपनी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा, पहला सुझाव कि एक नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की एक घोषणा हुई है। अगेन थोड़ा तकनीकी सा मामला लग रहा है नीति आयोग के द्वारा, बट अगर उसको संक्षेप में समझें, वो ये है कि बने बनाए जो सरकारी एसेट्स हैं उनको प्राइवेट हाथों में दिया जाए ताकि वो उसको अच्छे से चला पाए, प्रॉफिट अर्न भी हो उससे, प्रॉफिट तो अच्छे से चलाएं, क्योंकि सरकार को उसमें आमदनी उसको करेगी। सो प्राइवेट वाला जब तक कमाएगा नहीं तो सरकार को कैसे देगा? तो ये जो है, इसमें आपको ध्यान होगा कि सरकार ने बोला जी 6 लाख करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। मेरे को लगता है उससे ज़्यादा ये कहना चाहिए कि जी इसके कारण 5 लाख जॉब्स ऐड होंगी इकोनॉमी में। तो एक मैसेजिंग है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, क्योंकि हमें पैंडेमिक ने, दूसरी लहर ने ये सिखाया कि किसी भी सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र हो, राज्य सरकार हो, इवन म्यूनसिपैलिटी हो। म्यूनसिपल अस्पतालों की हालत हमने दिल्ली में देखी जी, पूरे देश भर की बात है, केवल दिल्ली की बात नहीं है। तो फिर से वही बात जुड़ी हुई है कि एक इस नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को सीरियसली लिया जाए, इससे क्योंकि बहुत रिसोर्सेज फ्री होंगे और वो रिसोर्सेज सरकार प्रॉपरली रीइन्वेस्ट कर पाएगी। और दूसरा जो आपने कहा कि 2 सेक्टर हैं जिनको मैं मानता हूँ, जो आपने बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दी, और ये वैश्विक सच्चाई है, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर सबसे ज़्यादा जॉब्स देता है जी दुनिया भर में, और रियल एस्टेट में इनफॉर्मल जॉब्स बहुत आते हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए। उसके कारण हमारे देश में जो एक ऐसा तबका है जिसको अगर डेली वेज ना मिले तो वो भूखे मर जाता है, उसको रोज उसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 बातें हैं। बाकी सरकार में तो इतने लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोगों की ना तो सुनेंगे ना सुनने की जरूरत है, जो है वही कर ले में अच्छी तरह। हमारी तो यही उनको एक प्रकार से नसीहत है, जो प्लान किया है उसी को पारदर्शी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और यही शुभेच्छा भी देंगे हम। शुभेच्छा भी है। तो ये खर्चा पानी था आज का। मैं था और सिद्धार्थ थे साथ में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सवाल चुनेंगे। अगले एपिसोड में मैं और सिद्धार्थ उन सवालों पर बात करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। नमस्कार।